नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने परिवार का अर्थ पढ़ा था और परिवार की विशेषताएं पढ़ी थी। क्या हमारे समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए परिवार बहुत ही आधारभूत संस्था है। परिवार के द्वारा ही हम संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखते हैं और परिवार की स्थापना सामान्यतः विवाह संबंध के द्वारा ही संभव है, अन्यथा परिवार की स्थापना मान्यता प्राप्त नहीं कहलाती है। हमने यह परिवार की विशेषताएं भी देखी कि परिवार में दो प्रकार के संबंधी होते हैं, एक रक्त संबंधी और एक विवाह संबंधी, अर्थात पति पत्नी और उनके बच्चे से मिलकर परिवार का निर्माण होता है। आज हम देखेंगे परिवार के प्रकार। परिवार के सामान्यतः दो प्रकारों की हम विस्तृत विवेचना करेंगे। एक को हम कहते हैं संयुक्त परिवार और दूसरे को हम कहते हैं एकाकी परिवार। आज हम पढ़ रहे हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार सामान्यतः हमारे भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में रहा है। प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवारों का महत्व रहा है। हिंदुओं के अलावा अहिंदू लोगों में भी संयुक्त प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था पाई जाती रही है और हमारे भारत में सर्वत्र ही ये प्रचलित रहे हैं। पारिवारिक संगठन के आधार पर यदि हम यह कहें कि कुछ समुदायों में पितृसत्तात्मक तो कुछ में मातृसत्तात्मक या मातृवंशीय परिवार भी पाए जाते रहे हैं। हम संयुक्त परिवार के अर्थ को देखेंगे। संयुक्त परिवार में सामान्यतः उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो एक सामान्य पूर्वज की संतान होते हैं। भोजन, पूजा और संपत्ति की दृष्टि से भी वे संयुक्त होते हैं, एक ही छत के नीचे निवास करते हैं। और यदि हम ये इसको और भी अच्छे से समझाने के लिए हम ये माने कि जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ी के सदस्य जब एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, संयुक्त रसोई में बना भोजन ग्रहण करते हैं, संयुक्त संपत्ति के स्वामी होते हैं, तो वह सामान्यतः संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। हम यहाँ इरावती कर्वे की परिभाषा को देखेंगे कि एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी हों। हमने अभी इसके अर्थ को जहाँ समझने की कोशिश की, उसी को इरावती कर्वे ने अपने शब्दों में बांधने का प्रयास किया है और उन्होंने यही बात कही कि जहाँ पर लोग एक साथ निवास कर रहे हैं, एक रक्त संबंधी हैं और एक ही सामान्य रसोई में बना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो वह संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। आईपी देसाई ने जो कहा है वह यह कहा है कि हम उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के अर्थात 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं, जिनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबंध हो। यहाँ पर आईपी देसाई ने हमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण बताई है कि जहाँ व्यक्ति आपस में अधिकारों और उत्तरदायित्वों से जुड़े रहते हैं, अर्थात जो बड़े होते हैं उनके लिए अधिकार भी होते हैं और छोटे उन अधिकारों का पालन उत्तरदायित्व के रूप में निभाते हैं। इस तरह से परिवार में आपस में एक संरचना या व्यवस्था बनी रहती है जहां बड़ों का सम्मान किया जाता है, छोटों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। उपयुक्त इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार ऐसे परिवार हैं जिनमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं। एक ही पीढ़ी के सभी भाई अपनी पत्नियों, विवाहित बच्चों, अन्य संबंधियों के साथ सामूहिक रूप से निवास करते हैं, जिनकी संपत्ति सामूहिक होती है। परिवार के सभी सदस्य भोजन, उत्सव, त्योहार और पूजन में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों से बंधे होते हैं। यहाँ हमने संयुक्त परिवार के अर्थ को समझा कि संयुक्त परिवार क्या है। अब हम देखेंगे इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हमें संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं, कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं। उन विशेषताओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। उनमें सबसे पहली है सामान्य निवास।
संयुक्त परिवार में कई छोटे छोटे परिवार होते हैं, लेकिन इनके सदस्य एक ही स्थान पर निवास करते हैं, जिसे वे बड़ा घर कहते हैं। प्रत्येक छोटे परिवार के लिए एक या दो कमरे अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका रसोई घर, उनका पूजा स्थल सभी एक होता है। और यहाँ तक कि सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो कोई भी अपने बच्चों सहित पैतृक निवास के पास ही अपना अलग घर बनाकर भी रहने लगता है, किंतु वे अपने बड़े घर के सदस्यों से अलग नहीं समझते हैं। पूजा, त्योहार एवं उत्सव आदि के अवसर पर सभी सदस्य पैतृक घर में ही एकत्रित होते हैं। दूसरी विशेषता है सामान्य रसोई घर। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई घर में बना भोजन करते हैं। कर्ता या अन्य बड़े पुरुष की पत्नी अन्य स्त्रियों की रसोई के कार्यों की देखभाल करती है। ऐसे परिवार में भोजन करने की भी कुछ प्रथाएं होती हैं जो बच्चों के समाजीकरण में योगदान देती हैं कि हमारे कौन से अवसर पर, कौन से त्यौहार पर क्या बनेगा, किस तरह का बनेगा, कच्चा बनेगा या पक्का खाना बनेगा। ये सारा निर्धारण परिवार की वयोवृद्ध स्त्री करती है और वह अपने घर की दूसरी स्त्रियों में इस कार्य का विभाजन करती है और उन्हें प्रत्येक दिन रसोई क्या बननी है इस बात का आदेश भी उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य संपत्ति। संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की एक सामान्य संपत्ति होती है जिसमें सभी पुरुष जो एक पूर्वज के वंशज होते हैं हिस्सेदार होते हैं। सभी सदस्य कमाकर परिवार के बुजुर्ग को अर्थात जो मुखिया है उसको सभी अपना अपना जो कमाई करते हैं वह सौंप देते हैं और वह उसका एक सामान्य कोष में जमा कर देता है और उसी के द्वारा जन्म, परिवार में विवाह, मृत्यु आदि के अवसर पर उस सामूहिक कोष से ही खर्च किया जाता है और सभी के लिए बराबर सा खर्च किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य पूजा या धार्मिक कर्तव्य। हिंदुओं में परमेश्वर के अनेक रूप माने गए हैं। प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई देवी देवता होता है और उस परिवार के सदस्यों की वे रक्षा करते हैं। हिंदुओं में धर्म एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जीवन के सभी महत्वपूर्ण घटनाएं धार्मिक कार्यों से आरंभ होती है और धार्मिक कार्य पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। रक्त संबंध से संबंधित परिवार के सभी सदस्य परस्पर रक्त संबंधी होते हैं, किंतु पत्नियां जो उनकी होती हैं वह विवाह संबंधी होती हैं। पितृसत्तात्मक में पितृवंश से गणना की जाती है और मातृसत्तात्मक में मातृवंश से। संयुक्त परिवार में 3 या इससे भी अधिक पीढ़ियों के लोग सामूहिक रूप से निवास करते हैं। नेक्स्ट है बड़ा आकार। कई छोटे छोटे परिवार मिलकर जब एक संयुक्त परिवार बनाते हैं तो अतः इसका आकार बड़ा हो जाता है। कभी कभी इसके सदस्यों की संख्या 50 से 60 व्यक्तियों तक भी हो सकती है। और फिर नेक्स्ट है अधिकार और दायित्व। देसाई का मत है कि संयुक्त परिवार के सदस्यों में परस्पर अधिकार और उत्तरदायित्व की भावना से जुड़े होते हैं। मैंने आपको अर्थ बताते हुए बताया कि परिवार में जो छोटा व्यक्ति होता है बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो बड़े जो हैं वह अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना के अवसर पर एक दूसरे की सेवा सुरक्षा की जाती है। जन्म और विवाह और मृत्यु के अवसर पर एक दूसरे को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है। बच्चे बड़ों के सानिध्य में पालन पोषण होता है उनका और कई चीज़ें समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वह सीखते हैं। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया। कपाड़िया ने संयुक्त परिवार में सामान्य सामाजिक कार्यों को महत्वपूर्ण माना है। सभी सामाजिक कार्यों के लिए परिवार को एक व्यक्ति माना गया है और उसका प्रतिनिधि ही सारे परिवार की तरफ से भाग लेता है, जो अधिकांश कौन होता है? मुखिया। क्योंकि गांव में सगे संबंधियों में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं जिनमें कि हर परिवार का व्यक्ति सम्मिलित होता है और सामान्यतः संयुक्त परिवार में मुखिया ही अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। और चाहे वह जाति पंचायत की सभा हो या किसी के यहाँ विवाह, मृत्युभोज या उत्सव आदि में सम्मिलित होने का कार्य हो, परिवार का प्रतिनिधित्व करने का कार्य हो, तो सामान्यतः मुखिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है परिवार का मुखिया। संयुक्त परिवार में कर्ता का मुख्य स्थान है। हिंदुओं में परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति जो होता है, पुरुष व्यक्ति, उसे ही मुखिया माना जाता है। वही घर के
महत्वपूर्ण कार्यों और बाहरी कार्यों का निर्धारण करता है। उसकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं और वहीं अनुशासन और एकता बनाए रखता है। उसकी सत्ता निरंकुश है, परंतु सभी के साथ प्रेम, समानता एवं स्नेह का व्यवहार करता है, क्योंकि इसी के आधार पर संयुक्ता अर्थात हम की भावना व्यक्ति में बनी रहती है। सहयोगी व्यवस्था। संयुक्त परिवार पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। इसके अभाव में सदस्यों का विभाजन हो जाता है। संयुक्त परिवार में एक सबके लिए और सब एक के लिए वाला सिद्धांत लागू होता है और इस तरह से यह एक समाजवादी व्यवस्था है। फिर सदस्यों में निश्चित संस्तरण। संयुक्त परिवार में सदस्यों को विभिन्न पद और अधिकार प्राप्त होते हैं। इन पदों में संस्तरण पाया जाता है और इस संस्तरण में सर्वोच्च स्थान कर्ता अर्थात मुखिया का होता है। और उसके बाद कौन आता है? कर्ता की पत्नी, कर्ता का भाई, कर्ता के सबसे बड़े पुत्र, छोटे पुत्र पुत्रियां, पत्नियां आदि का होता है। फिर है तुलनात्मक स्थायित्व। संयुक्त परिवार अन्य परिवारों की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसकी सदस्य संख्या अधिक होती है। अतः कुछ सदस्यों से अलग हो जाने पर, मर जाने पर भी परिवार में स्थायित्व बना रहता है। सदस्य परस्पर अपने दायित्वों का निर्वाह कर परिवार की स्थिरता को बनाए रखते हैं। ऐसे परिवार में आर्थिक सहयोग के कारण भी स्थिरता बनी रहती है और साथ ही साथ पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक संस्कृति का हस्तांतरण भी होता रहता है। और इसीलिए संयुक्त परिवार अन्य परिवारों की तुलना में अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार के परिवार माने जाते हैं और लंबे समय तक संयुक्त परिवार बने रहते हैं। इसी के साथ आपके संयुक्त परिवार की विशेषताएं अब हम नेक्स्ट उसमें ख़त्म हुई और नेक्स्ट व्याख्यान में हम इसके लाभ और हानि देखेंगे। धन्यवाद।